हेलो एवरीवन, मैं हूं एपी सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल एडुग्रो। डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो में बीच में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, छोटे छोटे जो कन्फ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम देते हैं। सर लाइट में रे डायग्राम्स नहीं बनता है, सर हमको लाइट में ये चीज़ कन्फ्यूजन है, वो सारा कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट मीन्स इट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। यस, हम अपने चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनको लाइट की हेल्प से ही देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिक कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। लाइट है क्या? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने डिफरेंट डिफरेंट मत दी। हायर स्टडीज़ में आप इनके बारे में और डिटेल में सीखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। Light have dual nature. Yes, sometime light behaves like a particle or ray. Sometime light behaves like a particle and sometime it behaves like wave. Sometime it behaves like a wave. तो हम बात करते हैं लाइट की स्पीड का। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C इज इक्वल टू, यस, इसको C से डिनोट करते हैं। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद करना है। आप उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। वैक्यूम C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, इतना ही एयर में होता है। वैक्यूम एंड एयर लगभग इतना ही एयर में होता है। एयर में भी हम इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज अप्रोक्सीमेटली सेम। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एयर में भी ऑल्सो दिस। एयर में हम इसको वी भी लिख सकते हैं, वैक्यूम नहीं लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, इक्वल होता है। अब अदर मीडियम, अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट चलता होगा। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हम देखें, वाटर VW, तो ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप भी निकालना सीख जाएंगे। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू फाइंड, या दूसरा वीडियो जिसको बनेगा रिफ्रैक्शन पर, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फाइंड, कैसे निकाल सकते हैं। ग्लास में अगर हम बात करें, ग्लास इज आल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर ये तो बहुत सिंपल है, ये 3 है, ये 2 है। यस, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं लाइट के अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की, लाइक द रे ऑफ लाइट। व्हाट इज द रे ऑफ लाइट? आप लोग ये वर्ड सुना होगा या बहुत सुनेंगे इस चैप्टर में। रे ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज द पाथ ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मीन स्ट्रेट पाथ। वी नो दैट लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट या लाइट रे, राइट। अब अगर रे की अगर हम बात करें बीम ऑफ लाइट, तो बीम क्या होता है? बीम ऑफ लाइट, यस, ये भी इंटरेस्टिंग टर्म है, आप सुनेंगे कई बार। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो वह जब बहुत सारी लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में पैरेलल चलती हैं तो हम उनको ग्रुप को कहते हैं, उनके बंडल को कहते हैं, इट इज द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट ये क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज अ नेचुरल फेनोमेना। रिफ्लेक्शन इज द नेचुरल फेनोमेना, यस, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी स्मूथ polished bright surface. It return back in the same medium by making the same angle. This phenomena is called reflection of light. Reflection of light means bouncing back of light after striking on any surface, metal surface, smooth surface, polished surface. Suppose that this is any surface and one ray of light incident on it like this. A ray of light ऐसे इस पर इंसिडेंट हुआ। आफ्टर इंसिडेंट व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट रे? ये इससे टकराकर वापस लौट जाएगी इसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस जाएगी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। सपोज दैट ये ऐसे वापस चली गई इस मीडियम में, तो दिस इज इंसिडेंट, लाइट आई और लाइट गई, ये दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, अगर हम इसको मान लें थोड़ी देर के लिए P, इसको O माने, इसको Q मान लें, इसको O मान लेते हैं। OP इज इंसिडेंट रे, PQ इज रिफ्लेक्टेड रे एंड P इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज P? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहां पर पॉइंट P पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं होगा लेकिन अभी हम ऐसे
Now at this point P we can draw a normal like this, right? So here this diagram is explaining reflection of light. Again I am repeating, the phenomena of bouncing back of light after striking any smooth, bright or polished surface is known as reflection of light. So here this light ray is incident ray, this is incident ray, this is reflected ray, P is the point of incidence. and अब हम बात करते हैं यहां पर, ये इंसिडेंट रे OP और ये PQ, राइट? इंसिडेंट रे OP एंड PQ. अब दो चीज और आपको दिख रही है, I और R. ये I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होते हैं, कैसे डेफिनेशन है, थोड़ा हम बात करते हैं. द एंगल सबटेंडेड बाई इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. यस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है भाई, ये ध्यान देना. नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. तो द एंगल सबटेंडेड बाई इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. सरफेस के साथ नहीं. कुछ बच्चे ऐसा गलती करते हैं, एग्जाम में ऐसे कभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते, गलती करते हैं. यहां पर जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल नहीं होगा, ध्यान दीजिए. तो एंगल सबटेंडेड बाई इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल ओनली इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिमिलरली द एंगल सबटेंडेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आई क्या है, आर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. किसके साथ किसने बनाया? ये इंसिडेंट रे ने बनाया नॉर्मल के साथ, और ये रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया नॉर्मल के साथ. एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाने हैं, ध्यान रखना. हम इस चीज को और डिटेल में क्लियरली सीखेंगे व्हेन वी विल लर्न लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो चलिए करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. There are two laws of reflection, very simple and interesting, but having some concept. So please watch till end. There are two laws of reflection. First is very interesting and simple. First law क्या कहता है? First law कहता है कि the angle of incidence is always equal to the एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये क्या हुआ सर? हम जरा डिटेल में बात करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, छूट जाएगा तो फिर आप न्यूमेरिकल्स करने में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने में कंफ्यूज होते रहेंगे. ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर एवरी रिफ्लेक्शन. जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये कंडीशन फुलफिल होगी. आप गांठ बांध लो, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन में भी एनी टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डजेंट मैटर, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये चीज फुलफिल होगी. जहां भी रिफ्लेक्शन होगा आई और आर हमेशा सेम होंगे, याद रखें. अब अगर हम इस चीज को ध्यान दें, आई और आर सेम होंगे, मतलब रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. कहाँ से नापे जाते दोनों एंगल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन? नॉर्मल के साथ. ध्यान देना, नॉर्मल के साथ. ये बहुत कंफ्यूजिंग करेगा नहीं तो. सेकंड लॉ देखते हैं. सेकंड लॉ है बहुत ही इंटरेस्टिंग. द रे, मैं लिख दे रहा हूं इस बार, द रे ऑफ इंसिडेंट, द रे नाउ सेकंड लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग. द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, सबके नाम लिखेंगे हम. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल कहाँ है? ये नॉर्मल. एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट P, all lie in the same plane. All lie in the same plane. Yes, all lie in the same plane. ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों आकर के यहां मिलते हैं पीपल. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. लॉ बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा आपको, समझ में आ गया. लेकिन इसमें एक चीज भी रहस्य, प्लेन वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया. व्हाट इज प्लेन? देयर आर टू टाइप ऑफ प्लेन माय डियर स्टूडेंट. आई विल नॉट टेक मच टाइम, हम बहुत बात कर सकते हैं, हायर क्लासेस के लिए है वो सब. यहाँ पर दो टाइप के प्लेन होते हैं. एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन. अगर रिफ्लेक्शन की घटना वर्टिकल प्लेन में हो रही है तो ये सब वर्टिकल प्लेन में ही होंगे. इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, सब वर्टिकल प्लेन में ही होंगे. ऐसा नहीं होता एक वर्टिकल प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में. नो, इट कांट बी लाइक दिस. अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा हो रहा है तो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होंगे.
सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होंगे ऑल थ्री। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको डिटेल में तो सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होंगे। वो इस टाइप से होगा, देखो जैसे इस टाइप से होगा, जैसे ये तीन है, ये बीच में एक नॉर्मल है, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑल थ्री विल कम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस टाइप से दो प्लेन होते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या वाइस वर्सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक्चुअल राइट वे यही है, लेकिन परंपरा ऐसे बन गई कहने की। और दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमने फर्स्ट लॉ देखा है, फर्स्ट लॉ हमारा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको ध्यान में देखते हुए हम एक चीज देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया a ray of light makes an angle of 40 degree with the surface of mirror, find the angle of reflection। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, a ray of light makes an angle of 40 degree with the surface of mirror। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, surface of mirror, then find the angle of reflection। क्वेश्चन में दे रहा है कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। क्वेश्चन बता रहा है कि दिस एंगल इज 40 डिग्री, then we have to find out the value of r। हमको r की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, यहां पर i और r हमको दिया नहीं है, i दिया नहीं है तो r कैसे निकलेगा, दे निकल सकता। ये देखो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, दिस इज 40, दिस इज i, तो हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस i इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप सब समझ गए, क्योंकि नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ध्यान देना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो i की वैल्यू निकल आएगी, i इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, देन i इज इक्वल टू 50 डिग्री। आप सबने पहले ही निकाल लिया था, आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड फास्ट। तो i की वैल्यू 50 डिग्री आ जाती है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन r इज ऑल्सो 50 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट तो ये था, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, हम बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ 40 डिग्री बनेगा, 50 डिग्री बनेगा, हाँ 45 आ जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं है यार, 45 तो सेम हो जाएगा। चलो 45 से याद आया एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया एक बार रिफ्लेक्शन को लेकर के कि मैं क्वेश्चन है लिखता हूं, क्वेश्चन ऐसा था, द सम ऑफ i प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, कहा in a incident of reflection the angle between incident ray and reflected ray is 90 degree। in a incident of reflection की घटना में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू निकालो। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, जरा ध्यान देंगे बच्चों, मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये मान लो 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये कंप्लीट कितना होता है यहां से यहां तक, ये कंप्लीट होता है 180। ओहो वेरी गुड सर, ये 180 होता है, i और r सेम होते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये लिखा है i प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। बार बार एंगल नहीं लिखते हैं वैसे, लिखे i प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो i प्लस आर 90 डिग्री, अब या तो ये मान के चलो कि i और r सेम होते हैं, तो ये हमने लिखा i प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा होता है, लॉ है, हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2i 90 डिग्री हो गया, तो i कितना हो जाएगा, दैट इज i इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। यस सर, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r भी आ गया 45 डिग्री। इस टाइप से सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो उधर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन रिफ्लेक्शन होता कहाँ से, मिरर से। मिरर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है। तो मिरर क्या है, मिरर एक डिवाइस है जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, मैं डेलिबरेटली इधर लिख रहा हूं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। यस सर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ही बहुत काम करना है बच्चों हमको। प्लेन मिरर तो सिंपल, प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, स्मूथ, प्लेन मिरर, राइट। इसमें जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, स्ट्रेट बनती है, सेम साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस पर बनती है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी डिस्टेंस पर मिरर के पीछे इमेज बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट, लाइक इस टाइप से लिटरली इन्वर्टेड हो जाती है। आप जूनियर क्लासेस में सब सीख कर आए हैं लेटरल इन्वर्सन। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन चीज़ है आपके सिलेबस में। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कर्व्ड है अंदर या बाहर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि इस टाइप के मिरर एक स्फेयर में से बनाए जाते हैं। ग्लास का होलो स्फेयर हमने ले लिया मान लो,
मान लो ये ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर को बच्चों हमने इसे दो पार्ट में कट कर दिया। ध्यान देंगे सब बच्चे, ध्यान से देखते रहिए, आज स्फेरिकल मिरर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एक हॉलो स्फीयर था ग्लास का, उसको हमने कट कर दिया दो पार्ट्स में और कट करके ये ट्रांसपेरेंट था, हमने क्या किया इसके इस हिस्से पर ऐसे केमिकल सब्सटेंस की पॉलिश कर दी। ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया इसका, और इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉइंट पॉलिश कर दी। तो क्या हुआ, इसके बाहर वाले हिस्से पर जब हम पॉलिश करेंगे तो इसका अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसके अंदर वाले हिस्से पर जब गहरे हिस्से पर हम पॉलिश करेंगे तो इसका उभरा हुआ बल्ज आउट ये वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो ये दो टाइप के मिरर इसमें से बन जाते हैं। ये कहां से बनाए जाते हैं? ध्यान दो, ये बनाए जाते हैं हॉलो स्फीयर से। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, वो कर्व होता है। कर्व दो तरह से हो सकता है, या तो बाहर की अंदर की तरफ कर्व होगा या बाहर की तरफ कर्व होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों। तो जैसा हम देख चुके हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, यह सब पहले मैं नाम लिखूंगा कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर। ये दोनों स्फेरिकल मिरर का टाइप है। कॉनकेव मिरर बहुत सिंपल, केव वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बच्चों वो अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ इस पर ऐसे केमिकल सब्सटेंस की पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो ये हो जाता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ गहरा, भीतर की तरफ केव के जैसा, गुफा जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉनकेव, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही साइड फोकस कराना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये होता है कॉन्वेक्स, ऐसा हम इसको भी उसी टाइप से बनाते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, उभरा रहता है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उभरा हुआ। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का सिंपल डेफिनेशन, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉन्वेक्स, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, बल्ज आउट, बाहर की तरफ दिखती है। आप उसको छुएंगे, आप उसको छूकर देखेंगे तो महसूस करेंगे यस थोड़ा सा बाहर की तरफ है। करते हैं मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। स्फेरिकल मिरर जो होता है आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, डजंट मैटर, बोथ स्फेरिकल मिरर हैव सेम टाइप ऑफ टर्म्स। व्हाट आर दीज टर्म्स? टर्म्स पर जानने से पहले जरा हम ध्यान दें, स्फेरिकल मिरर बना कैसे? स्फेरिकल मिरर आया कहाँ से? एक हॉलो ग्लास स्फीयर से बना था। ध्यान से देखते रहिए, हॉलो ग्लास स्फीयर से बना था। मान लीजिए एक हॉलो ग्लास स्फीयर हमने ऐसे ले लिया और इसका यहाँ पर ये सेंटर है। ध्यान देना, हॉलो स्फीयर है तो उसका सेंटर भी होगा। यहाँ पर इसका ये एक सेंटर है और इसमें से हमने एक मिरर, चलो थोड़ी देर के लिए कॉनकेव भी बनाते, एक मिरर कट करके बनाया ऐसे। ये मिरर हमने बना दिया, इसमें से ये सब हटा दिया, यहाँ से मान लीजिए सब हटा दिया। ये इसके सेंटर में से हमने एक मिरर बनाया और इसके हिस्से को हमने ऐसे पॉलिश कर दिया। यस सर, ओके। तो जब हमने इसको पॉलिश कर दिया, कॉनकेव मिरर बन गया, तो ये जो स्फीयर का सेंटर था, हॉलो ग्लास स्फीयर का जो सेंटर था, वो इस मिरर के लिए भी एक सेंटर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान सुनिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहली टर्म्स जो हमारी बनती है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? आप डेफिनेशन चाहेंगे तो लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is the center of that hollow sphere from which mirror is formed। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें मिरर की, थोड़ी देर के लिए हम ये सब हटा देते हैं, मिरर मान लेते हैं कि मिरर। अब इस मिरर का कहीं पर तो एक पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कहीं पर तो एक मिड पॉइंट होगा। मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। उस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, यस, जैसे मैग्नेट में पोल होता है ना, वैसे इसमें भी एक पोल होता है, एक पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, इसको पी से डिनोट करते हैं। पोल ऑफ द मिरर, ये हो जाएगा इसका पोल ऑफ द मिरर। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से देखते रहिए। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। सेम यही कॉन्वेक्स में भी होता है, मिड पॉइंट उसमें भी होगा, स्फीयर में से बनता है तो सेंटर उसमें भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, यस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी बच्चों? ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट?
ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम में आप समझ रहे होंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास 3 थिंग्स हो गई। फोर्थ आते हैं, अगर हम फोर्थ पे बात करें तो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास फोकस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनेंगे। फोकस, फोकस ऑफ मिरर, फोकस ऑफ मिरर, एफ, कैपिटल एफ से डिनोट करना है। अब अगर हम बात करें फोकस की इन टर्म्स ऑफ बोथ द मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखो, कॉनकेव मिरर में फोकस की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ होगा? मान लीजिए एक लाइट रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, एक और लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट होकर के, चूंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्ज कहते हैं, इसलिए लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है। तो मान लीजिए वो लाइट रेज मुड़ करके यहाँ पहुंची और यहाँ से भी वो ऐसे यहाँ पर यहाँ पहुंची, तो ये कन्वर्ज होकर के इस पॉइंट पर आई। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सिमिलरली व्हाट विल हैपन इन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिमिलरली व्हाट विल हैपन इन कॉन्वेक्स मिरर, जब पैरेलल आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इस पॉइंट पर जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर जाएगी, ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही है। इट विल अपीयर दैट दीज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इसमें ये फोकस बन जाएगा, राइट, यहां पर ये फोकस बन जाएगा, यहां पर ये फोकस बन जाएगा। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? नाउ हाउ वी विल डिफाइन द फोकस इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर? The definition of focus is that it is the point on the principal axis where the light rays which incident parallel to the principal axis are actually meet after reflection or appear to coming from this point after reflection in case of convex mirror. ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएंगी, डाइवर्ज होंगी। ये डाइवर्जिंग होता है मिरर, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, तो यहां पर ऐसे डाइवर्ज होती दिखेंगी, बाहर जाती दिखेंगी, तो ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं दोनों लाइट रेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, एक्चुअली मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर। तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। हमने बात किया टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में 4 थिंग्स का। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C, दूसरा पोल ऑफ द मिरर P, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, एंड फोर्थ फोकस। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट विच इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मीट और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसका की नाम है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 7 टर्म्स हमको सीखनी है। फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट करेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, pf इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू फोकस ऑफ मिरर, फोकस्ड मिरर, ओके, pf। इट इज जनरली डिनोटेड इन सेंटीमीटर और समटाइम मीटर, इसका यूनिट होता है। बहुत सिंपल है। सिक्स्थ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर, ये तो रह गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई कैपिटल R। ये क्या होगी? रेडियस, जिस स्फीयर में से मिरर बना है उस मिरर का रेडियस। तो ये सेंटर तक होगा, मिरर की ये सरफेस है, सरफेस से सेंटर तक, मतलब PC is equal to R. R is the radius of curvature. Radius of curvature is the distance between pole of the mirror and center of curvature of mirror. बहुत छोटी छोटी सिंपल सी टर्म्स हैं, आपको समझ में आएंगी फटाक से। देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, PC और PF। 7th जो है वो है अपर्चर ऑफ मिरर। यस, अपर्चर ऑफ मिरर, ये क्या है सर? बहुत ही नया है, सुना नहीं है पहले, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा ध्यान देंगे। अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मिरर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो मिरर का x और ये y। यस, x और y के बीच का जो डायमेट्रिकल डिस्टेंस है, ध्यान देना, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो डायमेट्रिकल डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर इज दिस, अपर्चर ऑफ मिरर इज द डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दोनों एंड्स हैं उनके बीच की स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इस टाइप को, इट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ऑफ मिरर जनरली
द स्मॉल अपर्चर मिरर्स आर गुड, वो मिरर अच्छे होते हैं जिनका अपर्चर छोटा होता है, उनमें हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, लॉज है, टर्म्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, बहुत अच्छे से फुलफिल होती है। तो स्मॉल अपर्चर का मिरर हमको यूज करना होता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। यस डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर्स में इमेज बनाना, इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसकी क्या नेचर होगी, क्या साइज़ होगी, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो उसको सीखने के लिए बहुत सिंपल है, उसको सीखने के लिए कुछ रूल्स हमको देखने होंगे। तो वो रूल्स क्या हैं? 4 रूल्स यहाँ पर होते हैं, दोनों मिरर के लिए मैंने डायग्राम बनाया, आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, ध्यान देंगे, एरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रे ऑफ लाइट में, एरो से पता लगता है लाइट आ रही है और जा रही है, ध्यान देंगे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी टर्म्स आप सीख चुके हैं, ध्यान से समझो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स में भी सेम होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। इसमें फोकस से जाएगी, इसमें फोकस से आएगी, ऐसा लगेगा। इसमें वर्चुअल होता है तो ऐसा अपीयर होता है, महसूस होता है। सेकेंड रूल क्या? फर्स्ट रूल के लिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से आएगी या फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी। फर्स्ट रूल वेरी सिंपल, पैरेलल लाइन फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू फोकस, अब लाइट अगर फोकस से होते हुए आ जाए, किसी मिरर पर फोकस पॉइंट से होते हुए लाइट रे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसमें भी सेम, फोकस की लाइन में आ रही थी, फोकस की डायरेक्शन में आ रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। सर ये वाला रूल तो पहले वाले रूल का अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा। यस, when a light will come parallel to principal axis after reflection it will go through focus, when a ray of light will come through focus after reflection it will become parallel to principal axis. okay clear, very good। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है, कंफ्यूजन भी है और कॉन्सेप्ट भी, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड रूल है, सॉरी थर्ड रूल है क्या? when a ray of light incident through center of curvature, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आई, मिरर पर टकराई, मिरर पर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ओके क्यों सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस होलो स्फीयर का सेंटर जिसमें से मिरर बना है, ध्यान से सुनना। अब सेंटर से कोई लाइन आ रही है मिरर सरफेस पे, मतलब वो रेडियस हो सकती है, और रेडियस मिरर सरफेस या स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। जब मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे मिरर सरफेस पर परपेंडिकुलर आएगी, यहां पर देखना साइड में बताता हूं, जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आएगी, ऐसे आएगी, तो क्या ये नॉर्मल के साथ साथ नहीं आ गई? नॉर्मल के अलोंग नहीं आ गई? यस, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सीधे सीधे नॉर्मल के साथ। जो नॉर्मल के साथ या नॉर्मल की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी उसमें आई की वैल्यू हो जाएगी 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा? जरूर होगा, यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट रे सी से आती है वो इनडायरेक्टली नॉर्मल से आती है, या नॉर्मल की डायरेक्शन या नॉर्मल के पैरेलल है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। द सेम विल हैपन इन कॉन्वेक्स मिरर आल्सो। फोर्थ वाला रूल क्या है? फोर्थ बहुत सिंपल और यूजफुल है, डायग्राम्स में कई बार यूज करते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, तिरछी आई, तिर्यक, if a ray of light incident obliquely after reflection it will go obliquely but by making same angle, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, आई और आर दोनों सेम होने चाहिए, होते भी है। if a ray of light incident obliquely it will go obliquely। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे उसी रास्ते से वापस क्यों लौट जाती है, ध्यान दो। टू एक्सप्लेन दिस, लाइट विल कम फ्रॉम सी, विल गो फ्रॉम सी आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलो देखते हैं, मान लो ये प्लेन मिरर है और इसमें ये यहाँ पर एक नॉर्मल है। अब अगर लाइट रे किसी एंगल पर आती है तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, सिंपल आपने सीखा। अगर मान लो लाइट रे इस नॉर्मल के साथ ही आ गई, बिल्कुल अलोंग द नॉर्मल, ये लाइट रे इंसिडेंट होगी।
कितना एंगल बनेगा इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0। सर वो तो नॉर्मल के पैरेलल है या नॉर्मल के अलोंग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो जो लाइट रे उस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। यस, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग आई है, नॉर्मल के अलोंग आई है, क्योंकि ये लाइट रे नॉर्मल के पैरेलल आ रही है, नॉर्मल के साथ आ रही है, इसलिए इट विल रिट्रेसेस इस पार्ट, रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाएगी। सेम इज हैपनिंग हियर। सी से आने वाली लाइट, सी इज द सेंटर, और सेंटर से आने वाली लाइट रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है किसी भी पॉइंट पर, और वो रेडियस एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होने से वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो ये लाइट भी एक तरह से नॉर्मल के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के पैरेलल आ रही है, इसलिए ये भी इसी रूल के अकॉर्डिंग उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। जब एक लाइट रे किसी भी सरफेस पर अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू नॉर्मल इंसिडेंट होती, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। रिफ्लेक्शन में आई और आर सेव होते हैं, इसलिए। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर का इमेज बनाना, और साथ ही हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। साथ ही हम सीखेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। टू लर्न ऑल दीज थ्री प्लीज मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो बेसिस ऑन इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।